Hello friends, good evening and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to one and all. This is Dr. Sajjad Ahmad Pandey, Assistant Professor, Bangalore University. Dear fellows, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लिटरेरी हिस्ट्री का हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें हम जनरल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे लिटरेरी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, इम्पोर्टेंट वर्क्स और ये एक जनरल सी क्लास है आपको जनरल ओवरव्यू देने के लिए लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी मोमेंट्स एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेरियस एजेस एंड सोशो पॉलिटिकल चेंजेस एंड हाउ regimes changed and how they brought certain changes in the literature of the time. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पीरियड आता है उसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, उसको एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं। मेरे इसी चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो एंग्लो सेक्सन पीरियड पे सेपरेटली अवेलेबल है दैट यू कैन वॉच एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसके जो टाइमलाइन है वो 450 to 1066 है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीरियड। The period began with the migration of Germanic tribes, Angles, Saxons, Jutes to England following the Roman departure. और उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ये इनकी जो सोसाइटी थी ये ट्राइबल सोसाइटी थी और फ्यूडल माइंडसेट की सोसाइटी थी जिसमें कि स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्यूडल किनशिप की जो है वो बाउंड्स थी। क्रिश्चियनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 7th सेंचुरी में और इसने हमारे लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था क्योंकि जो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी जब इंट्रोड्यूस हुई तो वहाँ पे एंग्लिकन चर्च जो है वो आ गया था हमारा कैथोलिक चर्च के मुकाबले में। अब जो नोटेबल वर्क्स हैं हमारे एंग्लो सेक्सन पीरियड के तो वो हैं फ्रेंड्स हमारे पास बियोवल्फ, ये हमारी मेडन पोइम है और ये पोस्थमस है, सॉरी ये हमारी जो पोइम है इसका ऑथर हमें अब तक मालूम नहीं है और इसलिए इसको एनोनिमस कैटेगरी में रखा गया है। बट हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये कॉर्नरस्टोन इसको कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का और ये जो पोइम है ये रिफ्लेक्ट करती है पेगन हीरोइज्म, आइडल्स और क्रिश्चियन एथिक्स को और ये चीज़ भी एक्सप्लोर करती है थीम हीरोइज्म का, लॉयल्टी का, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल का, ये भी एक्सप्लोर करती है। जो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे पास वो है ड्रीम ऑफ रूड, ए क्रिश्चियन पोएम दैट प्रेजेंट्स ए विजन ऑफ द क्रूसिफिक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रॉस। इस पोएम में जो है वो जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। उसके बाद जो हमारी अगली पोएम आती है पोइट्री फ्रॉम द एक्सीटर बुक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ एक्सीटर बुक्स जो है ये उस टाइम के चर्चिज़ में रखी जाने वाला रिकॉर्ड होता था। यहाँ पे के सभी राइटर जो है उनकी पोइट्री कंपाइल करके रखी जाती थी और उसके रिकॉर्ड में हमारे पास कुछ एलिजीज मिलती हैं, वॉन्डरर मिलती है, सी फेरर मिलती है, फिर विडसिथ नाम की एक पोइम है वो भी इसी टाइम में मिलती है। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस और लेगेसी जो है वो क्या यहाँ पे छोड़ा है इस लिटरेरी पीरियड ने। तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो है इसने इस्टेब्लिश किया था एक रिच ओरल ट्रेडिशन और इसने जो है वो ब्रिज किया था पेगन और क्रिश्चियन वैल्यूज़ में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको और एलिट्रेशन का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता था क्योंकि उस टाइम पे एलिट्रेशन होता है जो बिगनिंग में हमारी राइम्स आती हैं या जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिकरेंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और सक्सेसिव वर्ड्स, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो जो राइम होता है वो एंड जो वर्ड होते हैं हमारे जब वहाँ पे साउंड जो है वो बार बार आ रही हो वहाँ पे रिकरेंट हो रही हो तो उसको बोलते हैं हम राइम। तो यहाँ पे लिटरेटिव वर्ड्स ज़्यादा लिखी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे ये है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई क्योंकि इंग्लिश ने फर्स्ट टाइम अपना लिटरेचर जो है वो अपनी डायलेक्ट्स में प्रोड्यूस करना शुरू किया। जो दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पीरियड आता है फ्रेंड्स वो है हमारे पास
मिडिल इंग्लिश पीरियड भी इसको बोलते हैं या फिर एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक डेट आती है 1066, इसको नॉर्मन कंक्वेस्ट की डेट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो है एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, तो लास्ट टाइम पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 10+2 में, तो इसलिए ये 1066 डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने काबिल है। अब हम अगर आपको इस की डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो अवेलेबल है, मैं इसी चैनल पे 2-3 साल पहले मैंने अपलोड किया था, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च करके सुन सकते हैं, वहाँ पे इवन नोट्स भी अवेलेबल हैं। अब जो सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट इन 1066 हुई थी ये, और ये जो फ्रांस की और इंग्लैंड की जो वॉर्स थी, सक्सेसिव वॉर थी, उन वॉर्स की एक सीरीज़ थी, और यहाँ पे अगेन जो है वो फ्रांस ने स्नैच कर लिया था बहुत सारा एरिया जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से, और फिर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन जो एक बार फिर से फ्रेंच कॉलोनी बन गया था, तो इसलिए 1066 इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात है कि इस पीरियड में जो है वो फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई, और उसके बाद चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करने लगा। अब इस पीरियड में ब्लैक डेथ नाम की भी एक डिजीज़ आई, जो कि जिसने कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इट स्वेप्ट अवे, और इसकी जो ब्लैक डेथ की डेट थी वो 1347 से 1351 थी। और फिर पीजेंट रिवॉल्ट हुई थी, क्योंकि डेथ की वजह से जो है वो मेजॉरिटी लोग जो है वो मर गए थे, और लेबर वगैरह मिल नहीं रही थी, और जब लेबर जो मिलती भी थी तो उसको जो है वो इक्वली और विद पैरिटी जो है उनको पेमेंट नहीं की जाती थी, इसलिए जो है वो पीजेंट रिवॉल्ट जो है वो सर वॉल्ट टेलर, जैक स्ट्रॉ और हाँ, और जॉन वाइक्लिफ ने जो है ये पीजेंट रिवॉल्ट की थी 1381 में राइट्स के लिए। उसके बाद जो नोटेबल वर्क्स हैं हमारे पास इस पीरियड के, वो ओपस मैजस है, और उसके बाद कुछ अदर वर्क्स हैं जो कि इतने ज़्यादा नोटवर्दी नहीं है, बट हाँ इतनी बात ज़रूर है कि फ्रेंच जो है वो रिफाइंड लोग थे, उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को जो है यहाँ पे लाके ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिश की, एनफोर्स करने की कोशिश की। जो हमारा थर्ड पीरियड आता है बहुत नोटेबल पीरियड है, एक्चुअल में हमारा लिटरेचर जो है वो स्प्रूट आउट होता है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पोइट जो है हमारे पास जॉफ्री चासर आता है। क्योंकि इससे पहले जो भी लिटरेचर हमारे पास रिटन फॉर्म में होता था वो एनोनिमस ही होता था, क्योंकि हमें राइटर्स के बारे में कोई इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती थी। अब जॉफ्री चासर जो है आप सबको पता होगा, कैंटरबरी टेल्स हर यूनिवर्सिटी में लगती है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, that is one of the most important and one of the most significant works of English literature ever written by a poet of high repute and high renown. यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि इस वर्क में कैंटरबरी टेल्स में 14th सेंचुरी सोसाइटी की जो है वो बहुत डिपिक्शन की गई है, इसमें सटायर भी है, ह्यूमर भी है और आयरनी भी है, इसको हम सोशल कमेंट्री ज़रूर कह सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोइट था इस टाइम का वो था विलियम लैंगलैंड, जिसने पायर्स प्लोमैन लिखी थी। ये एक एलिगोरिकल पोइम है जो कि सोसाइटल करप्शन और स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग की बात करती है। और उसके बाद सर गाविन एंड ग्रीन नाइट, ये जो है वो आर्थोरियन रोमांसेस की एक सीरीज़ जो है वो थी। फिर उसके बाद मोर्टेड आर्थर सर टॉमस मैलोरी ने लिखी थी, और इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट राइटर थे। अब जो इन्फ्लुएंसेस और लेगेसी यहाँ पे इन लोगों ने छोड़ी है वो क्या, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर ब्रिज द ट्रांसिशन फ्रॉम ओरल टू द रिटन लिटरेचर। अर्लियर ऑन हमारे पास जो लिटरेचर होता था वो ऑलमोस्ट ओरल होता था, हमारे पास कुछ रिटन प्रूफ्स उसके नहीं होते थे। बिकॉज ऑफ दैट जो है फिर हम अपना ये भी नहीं फाइंड आउट कर पाते थे कि भाई हमारा ऑथर कौन है। लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है वो ये है कि नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई अमंग द characters or among the writers that who is writer of this post, because now it has transition from one phase of oral phase to the written or script phase, और इसी वजह से जो है हमें यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो मेजर इन्फ्लुएंस था इस पूरे एरा का वो था सर जॉफ्री चासर, और इसी ने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन फाउंड की थी। क्योंकि एक टाइम पे जब फ्रेंच का पूरा इन्फ्लुएंस था, फ्रेंच ही सब इम्पोर्टेंस होल्ड कर रही थी, उस टाइम पे इंग्लिश में लिखना और इतना फोर्टिट्यूड दिखाना और इतना
ब्रेवली और वैलेंटली कोई काम करना, इट वॉज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. He relied on his potential, he relied on his caliber, and he proved, he made that to the end that English poetry can be written in English also, and English is the best language for the expression of your thoughts, feelings, emotions, ideas, instincts, whims and obsessions. अब इसके बाद जो हमारे पास पीरियड आता है वो आता है रेनेसां पीरियड, जो कि 1500 से 1660 तक है. अब सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है, रेनेसां का जो मीनिंग है वो होता है रीबर्थ, और ये कोई रीबर्थ किसी इंसान का नहीं था, ये रीबर्थ था ह्यूमन इंटेलेक्ट का. उसके बाद ये रीबर्थ था ह्यूमन इंटरेस्ट का, ये रीबर्थ था ह्यूमन क्रिएटिविटी का, ये रीबर्थ था ह्यूमन ब्रेन के जो स्कोप है उसको जो है वो ब्रॉड करके यूज़ करने का. अब इस पूरे एरा में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं, हमारे पास एक तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आ गया, और फिर प्रिंटिंग प्रेस के बाद जो है हमारे पास जो बुक्स थी वो अबंडेंस में आने लगी, और फिर इस तरह से सब कुछ चलता गया. फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे अपनी क्लोज करेंगे, और रेनेसां में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हुआ वो सर थॉमस मोर की यूटोपिया है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सर मोर्टेडी आर्थर जो है, ये भी मैलोरी की जो बुक है ये भी इसी में लिखी गई थी, और इन प्रेज ऑफ फॉली ये बुक भी जो है वो इसी रेनेसां की ही देन है. और इस टाइम में जो है वो तमाम ग्रीक लिटरेचर और दूसरा लिटरेचर जो है वो एक्सप्लोर करके लोगों ने जो है वो एक बार फिर से उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और फिर इन लोगों ने क्लासिकल एंटिक्विटी को जो है वो एक्सप्लोर किया, और इस तरह से उसको रिजुविनेट किया और रिवाइटलाइज की, एक न्यू स्पिरिट जो है वो इन्फ्यूज़ की लोगों में, एक्सप्लोरेशन की, थिंकिंग की. क्यों अर्लियर ऑन जो हमारे पास एक बना हुआ था, एक पैरीमीटर बना हुआ था कि लाइफ का जो पर्पस है वो खाली ये है दैट टू इट इज़ ए प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर द लाइफ हेयर आफ्टर. बट आफ्टर दिस रेनेसां actually it was changed, and humanism came, and human being got the center of and got the gravity, and rest of the things and theology and all these things, they were actually made peripheral in the entire what we say in the entire circle of human life. फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम इन डिटेल हर एक एज को जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव नाइस टाइम अहेड, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.